साल का आगाज़ ही हुआ तो 1 जनवरी को ही इस वफाकी हुकूमत ने जो पिछले 3 वर्षों में अवाम दुश्मनी के नए रिकॉर्ड कायम करती रही है, उन्होंने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा किया। और मुझे बड़ी हैरत हुई, कल जो पीटीआई के अरस्तू हैं, जो इनके हर मर्ज़ की दवा और हर मसले का हल समझे जाते थे, जिनको पहले भी एक मरतबा वजारत से बरतरफ कर दिया गया था, वो यहाँ आकर ये फरमाते हैं कि सूबा सिंध की हुकूमत का जो लोकल गवर्नमेंट कानून है वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। अच्छा, ये बात ऐसे वक्त में कही गई जब पूरे पाकिस्तान में सियासी जमातों को तो छोड़ दें, अपोजिशन की जमातों को सबको छोड़ दें, जो माहिरे मईशत हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इकनॉमिस्ट हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि पीटीआई का जो आईएमएफ की जानिब से दिया गया मिनी बजट है वो मुल्क दुश्मनी है। स्टेट बैंक को कानून में तरमीम करके जिस तरह हुकूमत के कंट्रोल से निकाला जा रहा है वो मुल्क दुश्मनी है। और माजी के जो इक़दामात इस नालायक नाइल सेलेक्टेड हुकूमत ने किए हैं, जिसकी वजह से महंगाई बेपनाह बढ़ी है, बेरोज़गारी बेपनाह बढ़ी है, लोगों के मुश्किलात बेपनाह बढ़े हैं, उसकी वजह से मुल्क को ख़तरात हैं। लेकिन ये नालायक और नाहिल जो अपनी कोताहियों को मानने को तैयार नहीं है, लोगों की ज़िंदगी इन्होंने अजीरन कर दी है, और वह लोकल गवर्नमेंट के कानून को कहते हैं जी ये जो है वो मुल्क के लिए ख़तरा है। और कह कौन रहा है कि वो जमात रही है जिसने पंजाब में आते साथ जैसे ही इनकी 2018 में हुकूमत बनी, वहाँ जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनको फारिग कर दिया, और बाद में अभी कोई 1 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, कंटेम्प्ट लगने के बाद बड़ी मुश्किल से उनको बहाल किया, और 1 महीने बाद उनकी कुछ दिन पहले जो है वो मुद्दत भी पूरी हो गई। वो जमात जो बल्दियाती इदारों को पसंद नहीं करती, मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को वक्त उन्होंने पूरा नहीं करने दिया, वो हमें ये कह रहे हैं कि हमारा कानून जो है वो शायद उनके लिए ख़तरा जो है वो पैदा कर रहा है मुल्क के लिए। दूसरी बात, उन्होंने फिर एक गलत बात कही, झूठ बोला। बार बार कहते हैं, असम्बली में भी कहते हैं, 3-4 चीज़ें मैं आपको बता दूं। ये बार बार कहते हैं कि जो सेंसस है उस पर जो पीपल्स पार्टी का एतराज़ था या सिंध हुकूमत का एतराज़ था, वो इसलिए नहीं बनता कि सेंसस हमने करवाया है। अब इस अरस्तू को कोई बताए कि सेंसस करवाना वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, वो पूरा महकमा उनके पास है। सूबाई हुकूमत की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी मदद वो ज़रूर लेते हैं, और जब ये मदद ली गई तो हमने उस वक्त भी ये कहा था कि जो सेंसस वो कर रहे हैं, जो डेटा वो हर घर से कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी एक कॉपी जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी रखवाई जाए, ताकि अगर कोई शख्स उसको चैलेंज करे तो हम उसको चेक कर सकें। इनकार कर दिया, कोई डेटा शेयर नहीं किया गया। हमारे पार्टी के अहदेदारों ने अगर कहीं पर उस निज़ाम में जो ख़राबियाँ थी, खामियाँ थी, अगर प्रॉपरली लोगों को काउंट नहीं किया जा रहा था, निशानदेही की, तो लोगों को गिरफ़्तार किया गया। ये पूरे का पूरा सेंसस जो मुतनाज़ा सेंसस था उसको पीटीआई की हुकूमत ने खुद करवाया। ये इनका झूठ है, असद उमर साहब का। फिर ये कहते हैं कि ये लोग कोविड से मुतासरा लोगों को पैसे देना चाहते थे, सिंध हुकूमत ने मुखालफत की। दूसरा झूठ, आपको याद होगा कि कोविड जब उरूज पे था, वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया कि हम इस मुल्क के जो मुतासर लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको पैसे देंगे। और पैसे देने के लिए इन्होंने पूरे मुल्क में मुख्तलिफ मराकज़ कायम किए, और उन मराकज़ पर हज़ारों लोग इकट्ठे हो गए और वहाँ पैसे तकसीम हो रहे थे। हमने एतराज़ ये किया था कि जनाब, कोविड में एक तरफ हमने लॉकडाउन लगाया हुआ है, एक तरफ हम लोगों को मिलने नहीं देते हैं, दूसरी तरफ आपने हज़ारों लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया है। इससे कोविड के फैलने का अंदेशा है। और बेहतर तरीका हमने उनको बताया कि आपके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा मौजूद है और उसके बेनिफिशरीज़ के अकाउंट्स मौजूद हैं, आप ये पैसे बराह रास्त उनके अकाउंट्स में डाल दें।
ये जो अकल की बात सिंध हुकूमत ने कही, ये इनको समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि हमने मुखालफत की। तीसरी बात कल फिर दोहराई, पहले भी दोहराते हैं कि जी 20 अरब रुपए की गंदम जो है वो गायब हो गई। हम पहले भी बता चुके हैं कि ये गंदम गायब नहीं हुई। तरीक़ेकार ये रहा है कि मुख्तलिफ़ जो फ्लोर मिल्स होती हैं उनको फूड डिपार्टमेंट क्रेडिट पर जो है ये गंदम फराम करता है और वो फिर बाद में पैसे दे देते हैं। कुछ बरस पहले बहुत सारी फ्लोर मिल्स जो हैं वो अपनी अदायगियाँ नहीं कर सकी, वो डिफ़ॉल्ट कर गई और उस डिफ़ॉल्ट पर नैब से रब्ता किया गया और नैब ने वो डिफ़ॉल्ट जो कर गई थी फ्लोर मिल, उनसे रिकवरी करवाई है। तो ये गंदम गायब करने की कहानी नहीं है। एक और झूठ बोला उन्होंने। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये तो पीटीआई के अरस्तू हैं, मतलब ये पीटीआई के अंदर जितने नालायकों की भरमार है उसमें ये निस्बतन पढ़े लिखे और समझदार आदमी माने जाते हैं और पीटीआई के हर मर्ज़ की दवाइयाँ हैं। अगर वो इतनी बेवकूफ़ी की बातें करेंगे और इतना झूठ बोलेंगे, गलत बयानी करेंगे, तो बाकी पीटीआई में बैठे हुए जो नालायक, नायल और चवल किस्म के वज़ीर हैं उनकी क्या हालत होगी। यहाँ एक सवाल मैंने पहले भी किया था, 2 दिन पहले, मैं दोबारा कर रहा हूँ कि ये जो PTIMF बजट था और जो ये मिनी बजट आया है, काबीना ने इसकी मंजूरी दी है। काबीना में MQM भी बैठी थी, काबीना में GDA भी बैठी थी। ये दोनों अपने आप को सूबा सिंध के लोगों का मसीहा कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब ये जालिमाना मिनी बजट पेश हो रहा था काबीना में और काबीना उसकी मंजूरी दे रही थी, तो MQM ने उसकी मुखालफत क्यों नहीं की? GDA ने उसकी मुखालफत क्यों नहीं की? ये इस मुल्क के लोगों पर जो मज़ालिम PTI की हुकूमत ढा रही है, जो महंगाई कर रही है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी हो रही है, जिसकी बिना पर लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, उस जुर्म में PTI के साथ साथ MQM और GDA बराबर की शरीक हैं। यहाँ लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बनाकर तो एहतजाज हो सकता है, लेकिन गैस ना मिलने पर एहतजाज नहीं हो सकता, पेट्रोल महंगा होने पर एहतजाज नहीं हो सकता, चीनी की कीमत 160 रुपये किलो पर चली जाए उस पर एहतजाज नहीं हो सकता, गंदम का बहरान पैदा हो जाए उस पर एहतजाज नहीं हो सकता, बेरोज़गारी बढ़ती जाए उस पर एहतजाज नहीं हो सकता। तो ये जो दोहरा मयार है कि जहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन हो रही हों, उस पर MQM के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, GDA के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन लोकल गवर्नमेंट का कानून जिसको हमने बेहतर किया है पहले से, उस पर दुकानदारी चमकाने के लिए रोज़ाना ये एहतजाज कर रहे हैं। रोज़ाना आकर जो है वो कभी कहते हैं CM हाउस के सामने बैठेंगे, कभी कहते हैं असम्बली के सामने बैठेंगे। ये ड्रामेबाजी जो है ये चलने वाली नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि PTI को और MQM को ये यकीन है कि अब अगर 2-4 महीने में बल्दियाती इलेक्शन सिंध में होते हैं तो इनका हशर, जो PTI का हशर हुआ है KPK में, उससे बुरा हशर यहाँ होना है। उस ज़िल्लत आमेज़ इंतखाबी नताइज से बचने के लिए ये PTI की तरह बचना चाहते हैं MQM वाले भी कि किसी तरह जो बल्दियाती इलेक्शन है वो ना हो, और वो अदालतों के सहारे लेना चाहते हैं, वो एहतजाज करना चाहते हैं ताकि लोगों से वो बच सके। एक और साहब सॉरी ज़रा, सिंध के नए सदर बने। सच्ची बात है, जिस दिन मुझे पता चला कि उन साहब को PTI सिंध का सदर बनाया गया है तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे पता था कि जो PTI थोड़ी बहुत रह गई है उसका भी ये जनाजा निकाल देंगे। कल क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि जी सूबा सिंध में जो अगली हुकूमत है वो PTI की होगी। पता नहीं क्या खाकर आते हैं, कौन सा नशा करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। KPK में जहाँ
इनको सूबाई असम्बली में 2/3 अक्सरियत मिली थी। वहाँ जो इलेक्शंस हुए हैं उनका जो हशर हुआ है वहाँ पर, बजाय इसके कि कोई शर्मिंदगी हो, कोई सबक सीखें, कोई अक्ल की बात करें, अब वो सूबा सिंध में कहते हैं कि जनाब हम जो है हुकूमत बनाएंगे। वो भाई कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस के नताइज तुम्हारे सामने हैं। ये जहाँ मोरा बैठे हैं जिस इलाके में, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड है, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड। यहाँ पीटीआई के सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जीते और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जीते। और जब अभी कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए, जो हशर इनका हुआ है वो आपके सामने है। और यहाँ पर अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट है। हमने 8 वोट लिए हैं और पीटीआई ने 2। NA 249 वफाकी वज़ीर की छोड़ी हुई सीट, पीटीआई पहले नंबर से 6ठे नंबर पर और पीपल्स पार्टी 5वें नंबर से पहले नंबर पर। PS 88 मलीर की सीट, पीटीआई ने वोट लिए थे 17,000 2018 में, पीपल्स पार्टी ने लिए थे 22,000। और अभी जब बाई इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी ने लिए 24,000, पीटीआई ने लिए 6,000। वो खुदा को मानो भाई, ये कोई दुनिया के अंदर आओ, लोगों के अंदर बैठो, तुम्हें पता चले। मैं तो इंतज़ार कर रहा था फिरदौस शमीम नकवी का, जिसने ऐलान किया था असम्बली में कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ सीट से। और खुदा को मानो इस्तीफ़ा तो जल्दी से भाई, ताकि आपको पता चले कि तुम्हारी पॉपुलरिटी रह कितनी गई है कराची के अंदर। मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूँ, इस वक्त पीटीआई की जो नशिस्तें हैं, इनमें से कोई 2-4 बच जाएँ तो बच जाएँ, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। वरना पीटीआई का सफाया है पूरे सूबा सिंध से, और ये खड़े होकर कहते हैं सूबा सिंध में अगली हुकूमत हमारी होगी। और भाई जिन कांधों पर तुम तकिया किए बैठे हो, उनके कांधे भी थक गए, उनके पैर भी लड़खड़ा गए। अब उनके अंदर भी ताकत नहीं है कि ये जलालत अपने सर पे उठा सकें, ये गंद अपने कांधों पे उठा सकें। पीटीआई ने जो हशर इस मुल्क के लोगों का किया है, इस मुल्क के इदारों का किया है, इस मुल्क के गरीब लोगों का ख़ास तौर पर किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ में पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं हुई, डॉलर इतना महंगा नहीं हुआ, चीनी इतनी महंगी नहीं हुई, गंदम इतना महंगा नहीं हुआ, दवाएं इतनी महंगी नहीं हुई। इस जालिमाना हुकूमत के दौर में ये सब अपने उरूज पर है। कोई सवाल कर लें? अच्छा सर, अली जैदी साहब ने दूसरा रोज जो साबिक कत्ल हुआ, उनके इल्ज़ाम भी पीपल्स पार्टी पे कत्ल के क्या मुराद हैं, क्या वजूहत है, और अली जैदी अगर कोई भी कत्ल हो जाए तो वहाँ पर बड़ा राज इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी को दे रहा है। देखें, जो वाक़यात हुआ था सोल्जर बाज़ार में जिसमें 2 अफराद कत्ल हुए, उसकी तहकीकात तो अभी पुलिस कर रही है। मुझे ये नहीं समझ आती बात, वाक़या हुआ और वाक़े के चंद लम्हों बाद वफाकी वज़ीर साहब ने कुछ फरमा दिया। मैं तो ये समझता हूँ कि उनको शामिल तहकीक करना चाहिए, उनको भी तहकीकात का हिस्सा बनाना चाहिए कि उनके पास कौन से शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि ये कत्ल किसने करवाया है। तो ये बेसिकली अक्ल से मावरा लोग हैं, बग़ैर सोचे समझे बात करते हैं और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा के पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं। तो ये इनका धंधा है, इसी तरह करते रहेंगे। जो मैं कहता हूँ ना, ये चवल का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ, ऐसे नहीं करता हूँ, ये चवलों के सरदार हैं। अच्छा ये बता दें, ये अपना जमात इस्लामी धरना लेके बैठी है सिंध असेंबली के बाहर, तो सिंध हुकूमत उनसे मुज़ाकरात करेगी या आप गए थे उनके ताल्लुकात भी आपके सामने हैं, ये मसला कैसे हल होगा? देखें, एक बात तो ये है कि पुरअमन सियासी एहतजाज करना सियासी जमातों का हक़ है, हम उस पर कोई रुकावट नहीं डालना चाहते। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पॉलिटिकल डायलॉग पर यकीन रखती है। हमने बारहा कहा है कि इस कानून में मज़ीद भी बेहतरी की गुंजाइश है, और अगर कोई जमात ऐसी तजावीज़ दे जो काबिल अमल हों, हम उनको कंसिडर करने को तैयार हैं। लेकिन जो फोरम है कानून को तब्दील करने का, वो असम्बली का फोरम है। आप सब लोग गवाह हैं, जब पहली मरतबा ये तरमीम हमने करवाई इलेक्शन कमीशन के ख़त के बाद, उस वक्त भी अपोजिशन ने अपनी तरामीम दी और वो टेकअप हुई, लेकिन उन्होंने प्रेस नहीं की, वो एहतजाज करके बाहर चले गए।
जब गवर्नर साहब ने ये बिल वापस भेजा तो हमने उस वक्त भी अपोजिशन से कहा कि आप बात करें, उनकी तरामीम थी, उन्होंने बात नहीं की, वो बाहर चले गए, शोर मचाते रहे। संजीदगी का आलम तो ये है कि जब आप जिस जगह खड़े होकर आप तब्दीली करवा सकते हैं कानून में, उस फोरम को तो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं और आप बाहर चले जाते हैं और बाहर खड़े होकर कहते हैं कि कानून को ठीक करो। तो भाई आप असम्बली के अंदर तरामीम लाएँ और खड़े होकर तनकीद करें हुकूमत के ऊपर, आप अपनी तरामीम के हक़ में दलाइल दें, हम आपको जवाब देंगे और मुमकिन होता है कि शायद हम उनकी कोई तरामीम मान भी लेते हैं। गवर्नर साहब ने जो ऑब्जर्वेशंस लगा के भेजी जिस पर अपोजिशन की जमातों का भी एतराज़ था, हमने वो कंसिडर की। हमने जो इलेक्शन था मेयर का, चेयरमैन का, वो ओपन कर दिया। हमने जो एक प्रोविज़न रखा था कि बाहर से कोई शख्स इसका कैंडिडेट बन सकता है, वो हमने ख़त्म कर दिया। शेड्यूल की अमेंडमेंट का इख्तियार जो काबीना को था वो हमने ख़त्म कर दिया, असम्बली को दे दिया, और भी कुछ चीज़ें हमने चेंज कर ली। तो सिंध हुकूमत ने हमेशा खुले दिल का मुजाहरा किया है और हम कर सकते हैं, आइंदा भी करेंगे। लेकिन गलियों में, सड़कों पे एहतजाज करके आप कानून में तरमीम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, आप आवाम के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, वो रख रहे हैं और हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। देखिए, पहली बात यह है कि अगर वाकई कोई धमकियाँ आई हैं तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और मैंने जो देखा टीवी पे कि शायद उन्होंने FIA को दरख्वास्त भी दी है साइबर क्राइम सेल को, उसकी तहकीकात होनी चाहिए और वो जो लोग भी हैं जिन्होंने ये धमकियाँ दी हैं उस पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये तो चूँकि वो न्याजी सर्कस के मस्खरे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत उछालते हैं, इस किस्म की लातादाद धमकियाँ हमें भी आती हैं। हमने तो कभी इज़हार नहीं किया भाई, हम तो बस अपने तौर पर जो एहतियात कर सकते हैं कर लेते हैं। बेशुमार फ़ोन आते हैं, बेशुमार मैसेजेस आते हैं, थ्रेट्स आती हैं, हम वो कुछ दरगुजर करते हैं, कुछ जो तरीक़ेकार कानूनी इख्तियार करते हैं। अब मुझे तो समझ नहीं आती कि इनको धमकी देगा कौन। मतलब ये तो ऐसे करैक्टर हैं, ये जब बोलते हैं हमें फ़ायदा ही होता है, जो बात करते हैं उल्टा इनके गले ही पड़ती है। तो हमें इनसे कोई परेशानी नहीं, हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर इनका इशारा कोई पीपल्स पार्टी की तरफ है तो हम इतने कोई बेवकूफ़ नहीं हैं कि जो सियासी तौर पर अपनी मौत मर रहे हैं हम उनको जाके धमकियाँ देंगे। पीपल्स पार्टी का ये कभी शेवा नहीं रहा है। तहकीकात होनी चाहिए और अगर वो सच है तो लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर वो झूठ है तब भी वो बेनकाब होना चाहिए। बार बार जो है वो गस्ब किए जाए और फिर ये कहा जाए कि एहतजाज हमारा सबका हक है, तो हम यहाँ एहतजाज करने नहीं बैठे। हल क्या निकाला जा रहा है? 4 दिन आज हो गए, सिंध हुकूमत इस मामले को कितना संजीदगी से ले? देखें, एक बात तो मैं अर्ज़ कर दूँ कि PTI हो, MQM हो, किसी हद तक जमात इस्लामी हो, GDA हो, एक तो बहुत सफ़ेद झूठ बोलते हैं, गलत बयानी से काम लेते हैं। जब वो ये कहते हैं कि 2013 में जो इख्तियारात थे लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों को, उसमें वो भी छीन लिए गए। हम बार बार कह चुके हैं। देखें, मेरे कहने से कोई यकीन ना करे, जो तरामीम हमने की हैं उसको उठा के पढ़ लीजिए। हमने इख्तियारात में इजाफा किया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कभी भी मेयर का काम नहीं था, 2001 में भी नहीं था, 79 में भी नहीं था, 2013 में भी नहीं था। हमने तरमीम करके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन मेयर को बना दिया। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का को चेयरमैन मेयर को बना दिया। हमने 10 सूबाई महकमे जिसमें पुलिस, हेल्थ, एजुकेशन शामिल हैं, उनको जवाबदेह किया है लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों को। हमने प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन जो है वो लोकल काउंसिल्स को दे दी है। हमने और बहुत सारी चीज़ें की। हमने ट्रांसजेंडर्स की सीट रख ली, हमने माजूरों की सीटें रख ली हैं। तो हमने इख्तियारात में इजाफा किया है, कानून को बेहतर किया है। अगर तो ये सिर्फ कहते हैं जी जो हेल्थ और एजुकेशन जो थोड़े पैमाने पर इनके पास था वो हमने वापस ले लिया है, वो भी नेक नीति से लिया है उसको ठीक करने के लिए। लेकिन अगर उस पर भी इनको एतराज़ है तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि मैं तो इनका वकील बन के हुकूमत के साथ ये कह रहा हूँ कि जी ये दे देना चाहिए, इसलिए कि हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है और ये हम पैसे भी इस पर बहुत लगाएंगे और मुश्किलात भी उसको हम फेस करेंगे। तो अगर जमातों की ये ख्वाहिश है कि ये लोकल गवर्नमेंट के पास रहने चाहिए तो हमें दे देने चाहिए।
लेकिन बहरहाल इस पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है हुकूमत का कि कराची में जो चंद बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो KMC के पास थे, जो प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहे हैं, उनको अगर हम NICVD की सतह पर लेके आ जाते हैं, उनको अगर अच्छे स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल बना देते हैं, तो उसका फ़ायदा भी कराची के लोगों को ही होगा। और ये बात भी आपको बता दूं कि वहाँ काम करने वाले जितने मुलाजमीन हैं वो बहुत खुश हैं, इसलिए कि KMC के पास वह हैं तो उनको तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, उनके मामला नहीं चलते हैं। उनको ये इत्मीनान हो रहा है कि अगर हम जाएंगे सिंध गवर्नमेंट के पास तो हमारी तनख्वाहें भी मिलेंगी, हमारे इदारे भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर तमाम सियासी जमातों का इस पर इत्तफाक हो गई, ये अगर दे दे तो मुत्तफिक हो जाएंगे, तो मैं इनके लिए जाके अपने पार्टी के अंदर भी, हुकूमत के अंदर भी इनकी वकालत करूँगा कि ये मसला हल कर दूँ। देखें, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदी पर काम शुरू कर दिया है। अब ये मरहला 1.5 महीना चलता है, 2 महीने चलता है, वो तो इलेक्शन कमीशन बताएगा, और उसके बाद यकीनन कुछ इसके ऊपर लिटिगेशन भी होगी। ज़ाहिर है कि कुछ जमातें अदालतों में जाएंगी, हम इत्तफाक नहीं करेंगे हम जाएंगे, अपोजिशन की जमातें नहीं करेंगी वो जाएंगी, तो वो कितना वक्त लेता है उसका तो मैं नहीं कह सकूँगा। लेकिन जैसे ही डिलिमिटेशन पूरी होती है, ख़त्म होती है, बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए हम तैयार हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शन सूट भी करते हैं, क्योंकि हमारे जितने सियासी मुखालिफ हैं सूबा सिंध के अंदर ख़ास तौर पे, वो सारे फारिग हैं। तो हमारे लिए तो बहुत ज़बरदस्त फील्ड है इस वक्त कि हम PTI को भी दफन करें, MQM का भी दफन करें, और GDA को भी दफन करें, और कराची समेत पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। थैंक यू। देखिए, हमारा ख्याल अब भी वही है। आइन का आर्टिकल है गालिबन 226 शायद, वो ये कहता है कि तमाम इंतखाबात सिवाय वज़ीर आज़म के और चीफ़ मिनिस्टर के खुफिया राय शुमारी के ज़रिए होंगे। हमारा ये समझना है क्योंकि जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं वो भी आइन के तहत ही होते हैं, तो ये इलेक्शंस भी खुफिया राय शुमारी के ज़रिए होने चाहिए, और हमने यही सोचकर वो कर लिया था। लेकिन इतना शोर मचाया गया और तासुर ये दिया गया कि शायद हम कोई और अपने मज़मूम मकासद के लिए करना चाहते हैं, तो हमने वो बदल के पुराना सिस्टम बहाल कर दिया है। अब अगर कोई शख्स कोर्ट में जाता है, एतराज़ उठाता है कि ये सीक्रेट होने चाहिए, तो अदालत उसका फ़ैसला करे। लेकिन बहरहाल हमने इनके एतराज़ के बाद जो है, और गवर्नर साहब के एतराज़ के बाद, गवर्नर साहब ने भी कहा था कि ओपन होना चाहिए, हमने उसको दोबारा ओपन कर दिया। थैंक यू जी। एक छोटा सा सवाल डेस्को के हवाले से करना है। रीजनल सतह पे जो खरीदारी हुई है डेस्को की, आप क्या समझते हो कि कीमत इतनी गई है कि जो आपका ठेका है वो दुरुस्त आप? देखिए, मेरे पास अभी खैर तफसीलात नहीं है उसकी कि क्या कीमत उसकी है क्या नहीं है, लेकिन जो पहले ख़रीदारी हुई थी, और ये बात मैं बार बार बता चुका हूँ कि उस ख़रीदारी में वज़ीर का या सेक्रेटरी का या महकमे के आला अफसर का कोई डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। उसकी एक इंडिपेंडेंट प्रोक्योरमेंट कमेटी बनाई गई थी, जिसकी सरबराही पहले निसार सिद्दीकी साहब जो IBS अखर के वाइस चांसलर थे, जिनकी डेथ हो गई कोविड की वजह से गुज़िश्ता बरस, वो करते थे, और जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर उस कमेटी में थे, और भी कुछ लोग उस कमेटी का मेंबर थे। और उन्होंने एक प्रोक्योरमेंट पहले भी की थी जब मैं वज़ीर नहीं बना था, उस वक्त भी गालिबन उसकी जो कीमत थी वो 24,000 के करीब आई थी, और उस वक्त भी कोई शख्स अदालत में चला गया और वो केस जो है वो 1.5 साल जो है पड़ा रहा, प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकी। निसार सिद्दीकी साहब की जब डेथ हो गई तो फिर जो नए VC हैं इस सखर IBA के, मीर मोहम्मद शाह साहब, वो उस कमेटी को हेड करते हैं, जनरल मोइनुद्दीन हैदर उस कमेटी के अंदर हैं, और उन्होंने ख़ुद सारी चीज़ें, उसका मयार, उसकी क्वालिटी, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, लकड़ी कौन सी होगी, सरिया कौन सा होगा, मेटल कौन सा होगा, सारी चीज़ें तय की, और उसके बाद उन्होंने वो मराइल मुकम्मल किए, और उसकी कीमत कोई 28-29 हज़ार रुपये आ गई थी। अब उस पर अगर एतराज़ आया, और ज़ाहिर है कि फिर मैं हट गया, सरदार शाह साहब आ गए। अब वो डिपार्टमेंट का अपना फ़ैसला है, उसको वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते, लेकिन मेरी राय आज भी ये है कि उस वक्त जो कीमत आई थी वो बिल्कुल ठीक थी। और उस वक्त जब ये शोर मचा तो मैंने ख़ुद मालूमात कराई कि जी इस मटीरियल की अगर डेस्क बनवाई जाए तो कितने में बनेगी। तो जब ये हमने 29,000 में प्रोक्योरमेंट का हमने किया था,
उस वक्त जब एतराज़ उठा तो लोगों ने 40,000 इसकी कीमत बताई थी, इसलिए कि शीशम महंगी हो गई थी, जो लोहा था इसमें इस्तेमाल हो रहा था, मेटल जो इस्तेमाल हो रहा था वो महंगा हो गया था और चीज़ें महंगी हो गई थी। तो मुझे अपडेट नहीं पता कि अगर ये लोकल सतह पे प्रोक्योरमेंट हुई है तो कितने की हुई है, उसमें मटेरियल कौन सा है क्या नहीं है। थैंक यू जी।